टीवीएस से एक ही शिकायत है, वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस, बाइक में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। वो चीज़ कम नहीं हो रही, मतलब किस स्पीड पे वाइब्रेशंस फील होने लग जाते हैं? 3rd गियर के बाद आना शुरू हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। और ये आपका एक और ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, ओनरशिप रिव्यू मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और ये सेकंड व्लॉग होने वाला है। और यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं आपकी अपाचे, टीवीएस की अपाचे RR 310 का। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बाइक है। काफ़ी टाइम हो गया, अपाचे ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर चुके हैं एट द टाइम और काफ़ी परफेक्शन की तरफ बढ़ चुकी है। मतलब प्रॉपर टायर्स है इसके अंदर, प्रॉपर ब्रेकिंग है, अच्छी खासी पावर है, एरोडायनेमिक्स लुक्स है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप भी ये बाइक लेना चाह रहे हो तो इस रिव्यू को लास्ट तक देखो, क्योंकि मेरे हिसाब से एक ओनर ही बता सकता है कि एग्जैक्टली बाइक में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मिस्टर इंदर सिंह से। तो ये हैं इंदर सिंह, इस बाइक के ओनर। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतनी ज़्यादा सेक्सी बाइक आप ओन करते हैं। स्पेशली इसका जो रैप है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुझे लग रहा है, क्योंकि रेड कलर के ऊपर जो वाइट रैप है। तो सबसे पहले तो इससे स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो रैप आपने है ये कहाँ से मंगवाया था? ये वेबसाइट है रैप एंड राइड करके, मैंने उसी से मंगवाया था। ओके, और कितने की पड़ी थी, कॉस्ट क्या आई थी? ये लगभग पड़ी थी 6000 रुपये की। 6000 रुपये की। और वैसे अगर आप लोग को ये मतलब रैप के ऊपर पूरा एक व्लॉग देखना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप डालोगे द सेक्सीएस्ट RR 310 करके डालोगे तो वो मेरे चैनल पे आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितना टाइम हो गया इसको ओन करते हुए आपको? अप्रॉक्स 2 ईयर हो गए। 2 साल हो गए हैं आपको। तो मतलब 2 साल हो गया। और कितनी चला चुके हैं आप इस बाइक को? लगभग 25,000। लगभग 25,000। एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं। ये रेसिंग DNA आ जाता है, बड़ा शानदार लगता है देखने में। तो 24,919.8 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। तो लगभग 25,000 चल चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा रन कर लिया आपने 2 साल में। और कहाँ कहाँ गए हो मतलब आप इसको लेके? इससे मैं नेपाल गया, पूरा उत्तराखंड घूमा है, पूरा लद्दाख घूमा हम लोगों ने। बाकी लोकल ने भी टूर करते रहते हैं, ट्रिप करते मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, क्योंकि नेपाल तो काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर हो जाता है, आपका लद्दाख भी काफ़ी हार्डकोर हो जाता है, उत्तराखंड भी ठीक ही है। तो अच्छी खासी आपने हाईवेज़ हो गया, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हो गई, और सिटी हो गया, माउंटेन हो गया, हर जगह ले जा चुके हो। तो सारे मतलब स्वाद चख चुकी है ये बाइक अभी तक पूरी तरह। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि माइलेज कितना दे देती होगी ये? माइलेज ये मान लीजिए 25-27 ऐसे दे देती है। 25-27 का माइलेज दे देती है। इसको आप एकदम अनकंट्रोल होके चलाइए एकदम। तो यही बाइक क्यों, देखिए ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मुझे लगता है निंजा 300 और आपकी RC 390 ये दोनों सेम सेगमेंट में ही आती हैं। तो उन दोनों को आपने मतलब चूज़ नहीं किया, इसी बाइक को क्यों चूज़ किया? सबसे पहली बात तो ये लुक में मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ, लुक के मामले में इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं है। देखने दूर से देखने में एकदम सुपर बाइक का फील आता है। हाँ, एक बिग बाइक वाला फील तो आता है इसको देख के। तो बस सबसे मेन रीज़न मेरा यही है। सबसे मेन रीजन आपका लुक था। लुक था। मतलब स्पेसिफिकेशन पे आपने उतना नहीं देखा, बट लुक्स के ऊपर सबसे पहले आप गए कि देखने में अच्छी लग रही है, यही बाइक मेरे को चाहिए। तो चलिए, ये तो आपने बाइक खरीद ली। अब बाइक खरीदने के बाद पहले चलते हैं इसके मेंटेनेंस के ऊपर। तो मैंने सुना है कि मतलब TVS की जो सर्विस है थोड़ी सी कॉस्टली है इस बाइक की। तो मतलब फर्स्ट कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं इसकी? 2 साल में तो काफ़ी हो गई होंगी काफ़ी। 6 सर्विस के ऊपर हो गई। 6 सर्विस हो गई। हाँ। तो इसकी एक प्रॉपर जो पेड सर्विस आप कराते हो, हाँ। वो कितने मतलब ड्यूरेशन पे होती है? लगभग वही 5,000 पे। 5,000 मतलब चल लेती है। तो उसके बाद आपको सर्विस कराना पड़ता है। और 25,000 2 साल में चला चुके हो, तो मतलब साल में आपको कम मिनिमम 2 बार तो सर्विस करानी ही पड़ती है। तो कितना कॉस्ट आ जाता है एक पेड सर्विस के ऊपर? ये मुझे लगता है 25 to 2800। 25 to 2800। उसमें आपका ऑयल भी चेंज हो जाता है, फिल्टर भी चेंज हो जाते हैं सब? ऑयल तो मैं अभी अपना डलवाता हूँ। आप ऑयल अपना डलवाते हो, उसमें कितना कॉस्ट आता है? वो लगभग वही पड़ता है 3000 का। 3000 का ऑयल हो गया आपका। और 2500-2800 रुपये के आसपास आपकी सर्विस कॉस्ट हो गई। इन केस अगर कोई चेंज हुआ इसमें, मान लीजिए आपका एयर फिल्टर हो गया या फिर आपका ऑयल फिल्टर चेंज करना हो गया, ये सब चीज़ें, वो भी उतना कोई कॉस्टली नहीं है। तब भी मतलब 3000 के आसपास, 3-3.5 हो जाता है। कॉस्टली नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप ऑयल और सारी चीज़ें मिला लो तो 6000
हाँ, आराम हो से। जाती है इसकी और सर्विस जी, कॉस्ट। जी। तो साल में मतलब 12,000 आपको लगभग खर्च करने पड़ जाते हैं इन केस अगर कोई मेजर एक्सेसरीज चेंज नहीं होती हैं अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फिलहाल तो। अभी तक ये क्या है मतलब 25,000 चल चुकी है। ब्रेक पैड्स आगे पीछे के कभी चेंज हुए हैं? ब्रेक पैड एक पर जब लद्दाख जाने से पहले चेंज कराए थे मैंने। आगे के पीछे के दोनों दोनों। दोनों आपने चेंज कराए थे। कितनी कॉस्ट थी लगभग उसकी? वो मैंने आफ्टर मार्केट लाए थे ब्रेम्बो के। ब्रेम्बो के। हाँ, तो कितना पड़ा था वो लगभग? लगभग 2800 के पड़े थे। 2800 रुपये के आसपास पड़े थे ब्रेक्स इसके। तो और बाकी टायर्स कितने वेयर ऑफ हो चुके हैं अभी तक? टायर तो आप देख ही सकते हैं। और ये कौन से टायर है जो आपने जब बाइक खरीदी थी? ये स्टॉक है अभी। ये स्टॉक टायर है, अभी तक आपने एक बार भी चेंज नहीं किया। कुछ नहीं, 25,000 चल चुकी है, अब जाके आपके टायर ऐसे हालत में आ गए कि चेंज कराने वाले हैं। इसमें आपके रोड 5 है मिशलिन के, Michelin Road 5 है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। 25,000 अगर चल गए हैं बहुत अच्छा तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रन है इसका। क्योंकि सब जगह लद्दाख और पूरा ऑफ रोडिंग है, नेपाल की खराब रोडें हैं, सब कुछ कवर कर डाला इसने, कुछ तो नहीं बचा। कितने के पड़े आते हैं टायर ये? लगभग अभी तो आप ढूंढ ही रहे होंगे, लेने वाले ढूंढ होंगे ही तो। रहा हूँ मैं, वही लगभग बता रहे हैं कि मेरे को 14-15 हज़ार के पड़ रहे हैं। 14-15 हज़ार के दोनों टायर पड़े आते हैं, पर वो 25,000 तक आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है मतलब अगर आप ये बाइक ओन करना चाह रहे हो तो साल में आपको लगभग 12-13 हज़ार रुपये मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करने पड़ जाएंगे। इसके अलावा ऐसी और कोई कॉस्ट इसमें नहीं है। अच्छा, मतलब बाइक चलाते समय अभी तक आपने जैसे ट्रिप भी की है, लद्दाख को दाख भी गए हैं, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आई इस बाइक में जो आपको लगे कि हाँ अगर अपाचे RR3 मतलब कंपनी इस चीज़ को थोड़ा सुधार सकती है? हाँ, TVS से एक ही शिकायत है, वो है वाइब्रेशंस। बाइक में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। वो चीज़ कम नहीं हो रही। मतलब किस स्पीड पे वाइब्रेशंस फील होने लग जाते हैं? थर्ड गियर के बाद आना शुरू हो जाता है। अच्छा थर्ड गियर के मतलब अगर आप नॉर्मल लॉन्ग रूट पे क्रूज भी करना चाहते हो तब भी आपको वाइब्रेशन झेलने पड़ेंगे, फील होंगे। तो कहाँ ये वाइब्रेशन पूरी बाइक्स पे आते हैं? फुट पैड हो गया, हैंडल हो गया, हैंडल बार्स पे आते हैं सबसे ज़्यादा हैंडल बार्स पे आते हैं। बाकी फुट बैक या थाइस, पेट्रोल टैंक यहाँ पे भी, पैरों पे भी आते हैं, थाइस पे भी आ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, पिलियन मतलब आपकी बाइक है तो कई बार दोस्तों ने भी चलाई होगी, आप पिलियन भी रहे होंगे, तो कंफर्ट कैसा है इस बाइक का? पिलियन है, एज अ पिलियन कंफर्ट नहीं है, पिलियन में ज़्यादा कंफर्ट नहीं है सीट्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा छोटी सीट है और काफ़ी हार्ड भी है, तो मुझे लगता नहीं कि पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। एज अ राइडर कैसा कंफर्ट है इसका? एज अ राइडर सही है। सिटिंग पोस्चर एकदम सही है, सिटिंग पोस्चर इसका एकदम टूरिंग वाला है। टूरिंग वाला है। एक बार आप बैठ के दिखाओगे? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ काफ़ी कम लीन होना पड़ रहा है आपको, मतलब जैसे RC हो गई या ऐसा ज़्यादा लीन नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर आपको एक स्पोर्ट्स टूरर भी इसको बोल सकते हो, उतनी ज़्यादा मतलब हार्डकोर पोजीशन नहीं है इसकी। तो लॉन्ग रूट से आपने लॉन्ग रूट किया तो जाहिर सी बात है कि मतलब थोड़ा कंफर्ट रहा होगा तभी आपने किया होगा। बाकी इसकी मतलब लॉन्ग रूट पे पहाड़ वहाड़ पे तो ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं रहती है। तो लाइट्स कैसी हैं इसकी? जो आपकी हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टॉक हेडलाइट्स ही हैं, कभी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कभी पड़ने वाली है। मिरर्स इसके काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो ये क्या मतलब फंक्शनल हैं आपके ये मिरर्स? हाँ ठीक है, सफिशिएंट है। इनकेस अगर आप रोड पे चलते हो तो पीछे का पूरा विजिबल होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत आपने एक्सेसरीज लगा रखी हैं, जैसे कि आपके ने ये लीवर प्रोटेक्टर लगा रखा है, इसके अलावा आपने टैंक पैड लगा रखा है, और बाकी और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा। एक्सेसरीज के नाम पे आपने 2 ही चीज़ें लगा रखी हैं, एक यहाँ पे आपने माउंट लगा रखा है। तो ऐसा कोई मेजर आपने अपडेट भी नहीं किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो या फिर आपने अपडेट कर रखा हो, तो ये कोई प्रॉब्लम तो मुझे लगता है इसमें आई नहीं। अच्छा, स्टेबिलिटी इसकी कैसी है? जैसे आप तो सिटी में भी चलाते होगे, कॉर्नरिंग अगर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। हैंडल में कभी कोई प्रॉब्लम हुई या डिसबैलेंस हुई या वॉबल हुई हो कभी कोई गाड़ी? एक लगता है कि हाँ कोई अच्छी बाइक चला रहा हूँ मैं, कभी कोई भी दिक्कत नहीं आती है कि डिसबैलेंस हो गई या इस तरीके से कोई हवा का झोंका या लहरा गई या कुछ ऐसा कोई भी फील नहीं होता जल्दी। अच्छा, बाकी हम लोग लखनऊ सिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे TVS के काफ़ी ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं। तो सर्विस कॉस्ट के अलावा आप जो TVS के जो इस बाइक के जो मेंटेनेंस है, जो सर्विस सेंटर जो आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं, उससे आप मतलब कैसा लगता है? वो सर्विसेज कैसी हैं? अप टू द मार्क है? जो भी प्रॉब्लम बाइक्स में आती हैं वो उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, या फिर अभी से कोई शिकायत आपको आई हो? हाँ, उसके लिए तो मेरे प्रॉपर शिकायत है TVS से। मतलब क्या कहूँ, मेरे को एक ही चीज़ को लेकर बार बार बोलना पड़ता है उनसे, एक ही चीज़ को बार बार बोलना पड़ता, समझाना पड़ता कि ये नहीं, ये दिक्कत आ रही है, इसको देख लीजिए, प्रॉपर चेक कर लीजिए। मगर नहीं, एक बार सर्विस हो गई, 2 बार हो गई, मगर वही मेरे को मतलब खड़े होके अपने आप देखना पड़ता है, वहाँ पे करवाना पड़ता है काम सारा। तो ऐसी कोई दिक्कत अभी तक की बाइक में आई है जो सर्विस सेंटर वाले ठीक ना कर पा रहे हो?
अभी तक तो दिक्कत तो कोई नहीं आई है, बट छोटी छोटी दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसके लिए मेरे को टाइम देना पड़ता है। छोटी मोटी बाइक्स में वो तो लगी रहे, जैसे कभी कोई आगे से आवाज़ आ रही हो या पीछे से कोई आवाज़ आ रही हो या फिर थोड़ी रफ चल रही हो बाइक, ऐसा अभी कुछ? तो सर्विस का टाइम हो गया है, ओवरड्यू सर्विस हो गई है, तो आवाज़ें आने शुरू हो गई हैं इसमें। आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मतलब जैसे जिस बाइक काफ़ी ज़्यादा जैसे फाइबर का बाइक में यूज़ हुआ है, मेटल पार्ट्स उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, बट जितना ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा कहीं पे गैप्स नहीं दिख रहे हैं, तो कितना ज़्यादा आवाज़ करती है ये? मतलब ऐसा क्या होता है, 2 साल हो गया बाइक को, रफ आप चला चुके हैं, लद्दाख जा चुके हैं, गिरी भी होगी 1-2 बार बाइक, तो ऐसा क्या आवाज़ें आती हैं इसको चलाते समय? इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब अभी भी मैं नोटिस करता हूँ कि कहीं भी झटके पड़ते हैं या गड्ढे पड़ते हैं, बम पड़ते हैं, तो कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ढीली नहीं हुई है, एकदम प्रॉपर फिक्स है, एकदम अच्छी क्वालिटी है। मतलब ऐसा कोई एनॉय करने वाली कोई आवाज़ नहीं आती है, तो बिल्ड क्वालिटी के लिए आप अच्छे मार्क्स देना चाहेंगे इसको, तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी हो गई। इसके अलावा जैसे पीछे इसमें मैं देख रहा हूँ टायर हगर नहीं लगाया, तो क्या लगा था कि आपने निकाल दिया? नहीं, एक्चुअली लगा हुआ था। मैं गया था लद्दाख, तो वहाँ पैंगोंग में कहीं टूट के गिर गया वो। ओके। तो जब तक टायर हगर लगा हुआ था तब तक कीचड़ वीचड़ की कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल था। जी जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई है? ऐसा कुछ नहीं। इसका पेट्रोल टैंक में कितना पेट्रोल आ जाता होगा? अप्रॉक्स 11 लीटर आ जाता है। 11 लीटर आ जाता है, और 27-28 का आप बता रहे हो माइलेज दे देती है। माइलेज तो चलाने पे डिपेंड करता है, आपको कैसे आप चला रहे हो। इन केस मान लो लखनऊ से आपका 500 किलोमीटर दिल्ली है, तो आपको कितनी बार पेट्रोल फिल कराना पड़ता है इसमें? मुझे लगता है कि 2 से 3 बार कराना पड़ता है। 2 से 3 बार कराना पड़ जाता है। मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट में आपको बार बार रुकना पड़ेगा इस बाइक में, ऐसा नहीं है? लद्दाख जाते समय आपको कभी फेस हुआ कि पेट्रोल पंप काफ़ी दूर है? हाँ, 1-2 बार हुआ ऐसा। लगा कि बीच में पेट्रोल पंप है ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत हुई हम लोगों को, फिर कैन भी लेना पड़ा 10 लीटर वाला, फिर वो भी कैरी करना पड़ा साथ में पेट्रोल लेकर। तो ये थोड़ी सी रेंज की प्रॉब्लम है बाइक में, क्योंकि पावरफुल बाइक है, उस हिसाब से पेट्रोल टैंक का साइज़ उतना ज़्यादा नहीं है कि रेंज अच्छी मिल पाए, बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज नहीं देती है ये बाइक, तो ये एक प्रॉब्लम आपको इसमें लगी। हाँ, ये लगी। बाकी और कोई प्रॉब्लम आपको लगी जो इस बाइक में है, जो आपको लगता हो कि नहीं ये चीज़ थोड़ी और बेटर हो सकती थी? हाँ, सबसे मेन जो दिक्कत है वो है वाइब्रेशन को लेकर के, वो चीज़ तो कमी नहीं कर रही है टीवीएस। उसके लिए तो मैं काफ़ी मतलब शिकायत करना चाहूँगा टीवीएस से। बाकी ऐसी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी, मेरी बाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तो कुल मिला के इस बाइक में अगर वो एक प्रॉब्लम मैं बता सकता हूँ तो वो आपकी वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम है, जो मेजर फॉल्ट है। बाकी इसकी ब्रेकिंग हो गई, हैंडलिंग हो गई, बिल्ड क्वालिटी हो गई और कॉस्ट वाली बात होगी, ये सारी चीज़ों से आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो? एकदम सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आप जैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गया है, और मुझे लगता है थोड़ी सी पावर की कम, अगर इसको आरसी से कंपेयर करोगे तो पावर इसका थोड़ा सा कम है, कम है। निंजा से भी थोड़ा सा कम है, तो क्या रोड पे आपको कभी वो फील आया कि पावर की कमी है इस बाइक में? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसा कभी कोई फील नहीं आया? मतलब जो ये बाइक मतलब अपने वेट के हिसाब से जितनी पावर ये डिलीवर कर रही है वो सफिशिएंट आपको लगती है? मुझे उतनी पावर की नीड ही नहीं पड़ी कभी। इनकेस जब आप पहाड़ों पे गए थे, लेह लद्दाख गए थे, वहाँ कभी लगा आपको पावर की कमी? वहाँ ऑक्सीजन की जब कमी होती थी तो वहाँ फील होता था कि कम है पावर कुछ। अच्छा, इसमें राइडिंग मोड्स भी आपके दे रखे, 3 राइडिंग मोड्स हैं आपके, आई थिंक 4 राइडिंग मोड है। तो राइडिंग मोड से कितना ज़्यादा यूज़ करते हो आप? शायद बारिश के मौसम में रहता है, रेन मोड लगा के चलता हूँ, बाकी तो नहीं। बाकी ज़्यादातर आप स्पोर्ट मोड में ही रहते हो। क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या आपको फ़र्क डिफरेंस फील होता है? पावर कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है रेन मोड में, और इसका मतलब डिफरेंस आपको फील होता है, तो प्रैक्टिकल यूज़ है उसका। इसके अलावा इसका मीटर का जो साइज़ है ये भी आपका थोड़ा सा यूनिक है, मोबाइल शेप में है आपका, बट विजिबिलिटी तो मुझे अच्छी लग रही है। तो इन केस आप जब बाइक चला रहे हो तो धूप ऊप रहती है तो ये सारी चीज़ें विजुअल प्रॉपर होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो होते हैं आप देख पाते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसमें? नहीं है? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो उसका कितना यूज़ करते हो आप? उसका आप कॉल वॉल के मतलब जैसे लंबे टूर पे चल रहा हूँ तो कॉल वॉल आती रहती है, इसमें शो करता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कर लेता हूँ कभी। सिटी में नहीं करता कभी। सिटी में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो? अच्छा, ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की? मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर डिलीवर करती है, टायर्स तो आपने बता दिया काफ़ी अच्छे हैं, तो ब्रेक जो है वो ब्रेकिंग पावर अच्छी है इसकी? रोड पे अगर आप स्पीड में चला रहे हो या फिर ऐसे कोई सामने आ गया? कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मुझे लगा कि शायद नहीं रुके गाड़ी, बट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब ज़्यादातर आपने बता दिया कि इस बाइक में, मुझे तो आपके हिसाब से ऐसी कोई कमी इस बाइक में मुझे दिखी नहीं, वाइब्रेशंस को अगर हटा दें और जो सर्विस सेंटर है उनका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा आपका सही नहीं है, तो बाकी एज अ बाइक इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है। तो अगर आज 2023 में
फिर से आपको अगर कोई बाइक खरीदनी हो उतने ही पैसे से, तो क्या आप इसी बाइक के लिए जाओगे या किसी और बाइक के लिए जाओगे? ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया क्योंकि अब एक मेरे पास है तो मैं इसके ऊपर ही जाना चाहूँगा। नहीं, इनकेस अगर ये बाइक आपके पास ना होती, अगर ये एक ही बाइक आपको रखनी है तो हाँ, तो फिर मैं यही लेता। तो फिर से आप यही बाइक लोगे, दोबारा आप दूसरे लोगों को भी ये बाइक रिकमेंड करोगे? यही लेता मैं। तो ये देखा आप लोगों ने, ये था RR 310, अपाचे RR 310 का एक ओनरशिप रिव्यू। और इंदर भाई की तरफ से इस बाइक को पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर इस बाइक से वाइब्रेशंस को हटा दें और सर्विस सेंटर की जो सर्विस है उसको चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें तो बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है इस बाइक में। थोड़ा सा रेंज वाला इशू आता है अगर आप टूरिंग की तरफ जाते हो, बाकी कंफर्ट पूरा ये बाइक दे रही है। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर इस बाइक के बारे में आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे इंदर भाई का सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको ये बाइक कैसी लगी और क्या आप फ्यूचर में ये बाइक ओन करना चाहोगे या नहीं बुक करना चाहोगे। साथ ही अगर आप किसी और बाइक का ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस बाइक का ओनरशिप लाऊँ। दिस इज़ राम, सोलो ट्रैवलर, साइनिंग ऑफ।